हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सरस्वती इंग्लिश क्लासेज में। मैं समीर सिंह लेकर आया हूँ आज आपके लिए क्लास 11 स्नैपशॉट का लास्ट चैप्टर 8th चैप्टर है ये, जिसका नाम है द टेल ऑफ मेलन सिटी। एक्चुअली स्नैपशॉट में सारे के सारे लेसन्स जो हैं वो स्टोरीज़ के फॉर्म में है, पोएट प्रोज के फॉर्म में है, बट ये इकलौता ऐसा एक स्टोरी है जो पोएम के फॉर्म में है। यानी स्टोरी तो है, कहानी तो है, बट ये वर्ड्स फॉर्म में है, पोएम फॉर्म में है। तो स्टोरी को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम इस स्टोरी में क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव रिटन अबाउट द पोएट, यानी कि हम पहले पोएट के बारे में बात करेंगे। उसके बाद जो सोर्स है, कहाँ से पोएम आया, ओरिजिन ऑफ द पोएम के बारे में बात करेंगे। लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे ताकि आपको विजुअल फील हो, लगे आपको कि आप खुद इसको जो है वो खुद पढ़ रहे हो, पढ़ा रहे हो। फिगर ऑफ स्पीच देखिए, इसमें चूंकि ये हॉर्नबिल का बुक नहीं है, हॉर्नबिल के पोएम्स नहीं है कि फिगर ऑफ स्पीच एग्जाम में पूछे जाएगा, बट ये है कि फिगर ऑफ स्पीच का इंपॉर्टेंस बहुत होता है, इसलिए थोड़ा आपको बता दूंगा मैं। चूंकि जल्दी पढ़ने के लिए हमें फिगर ऑफ स्पीच को ड्रॉप करना पड़ेगा क्योंकि पोएम बहुत बड़ी है। फिलहाल बता दी जाएगी आपको फिगर ऑफ स्पीच। कुछ वर्ड मीनिंग्स, आपको जो डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स आएगी वो पढ़ते पढ़ते लाइन बाय लाइन कंफर्म हो जाएगा आपको, और बुक का सोल्यूशन आपको यहाँ मिलेगा। अलावा उसके कुछ अलग से कुछ एक्स्ट्रा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर होंगे उसको भी आपको दी जाएगी। तो वीडियो के अंत तक बने रहेगा, स्किप करने की जरूरत नहीं आपको है। सारे के सारे इन्फॉर्मेशन मैसेज आपको यहाँ मिलने वाले हैं, कहीं किसी और बुक से आपको देखने की, कहीं कुछ और ढूंढने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी इस वीडियो को देखने के बाद। विश्वास करेगा आपको वीडियो जरूर पसंद आएगा और आप लाइक करके ही जाओगे बाहर। तो चलते हैं, स्टोरी को शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द पोएट। पोएट महोदय के बारे में बहुत कुछ बताने वाला नहीं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। बस आपको ये बता दूं, वेस्ट बंगाल में पैदा हुए थे। ये एक नॉवलिस्ट और एक पोएट है। महोदय हमारे नोएडा में अभी भी रहते हैं ये, और इंग्लैंड के सेल्सबरी में भी इनका घर है। ये ध्यान दीजिए आप अगर तो। सुटेबल बॉय जो इनकी बहुत ही फेवरेट नॉवल है, जिसके कारण ये रिनोम्ड हुए, प्रसिद्ध हुए। और ये पद्मश्री जो भारत की चौथी सिविलियन अवार्ड दी जाती है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, 4th जो रैंक की होती है पद्मश्री, वो है। साहित्य अकेडमी अवार्ड जो लिटरेचर के क्षेत्र में भारत में दी जाने वाली दूसरी सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है ज्ञानपीठ के बाद। और अलावा उसके जो है वो बहुत सारे आपको यहाँ लिखे हुए हैं, बहुत सारे और भी इंटरनेशनल प्राइज पाने वाले ये महोदय हमारे ग्रेटेस्ट, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंडियन इंग्लिश लिटरेचर की ये राइटर है, पुरोधा है हमारे महोदय ये। अलावा इसके अगर हम बात करें कुछ और चीज़ों की, तो आपको बता दूँ मैं यहाँ पे पोएम के बारे में। ये जो पोएम है आपका द टेल ऑफ मेलन सिटी, ये वास्तव में ये मैपिंग्स नामक एक बुक का एक अंश है। यानी ये बुक है जो 1980 में लिखी गई थी और 81 में पब्लिश की गई थी। 1981 में पब्लिश हुई थी ये मैपिंग्स, और मैपिंग्स में ही ये एक एक्सट्रैक्ट है, एक पोएम है द टेल ऑफ मेलन सिटी। और ये जो मैपिंग्स है वो कलेक्टेड पोएम्स में पाई जाती है, यानी कलेक्टेड पोएम्स में ढेर सारे पोएम्स, उनमें से मैपिंग नामक एक बुक जिसमें से 10-12 पोएम्स, उस मैपिंग्स में से एक है पोएम जिसका नाम है द टेल ऑफ मेलन सिटी। अगर मैं आपको ये बताऊं टेल ऑफ मेलन सिटी के बारे में, तो बहुत सारे मैपिंग्स में जो जो इस बुक में जो जो आपके पोएम्स हैं वो मोस्टली राइटर ने खुद केवल ट्रांसलेट किया है। जैसे कि उर्दू को ट्रांसलेट किया है, चाइनीज़ लैंग्वेज में डूडू महोदय थे, उनका ट्रांसलेशन इंग्लिश में हुआ है। हिंदी के सूर्यकांत निराला, जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला करके एक राइटर है हिंदी लिटरेचर के, उनके हिंदी के कुछ कविताओं को इन्होंने मैपिंग्स में इंग्लिश में ट्रांसलेट करके रखा है। ये जो आपकी है ना द टेल ऑफ मेलन सिटी, ये भी ट्रांसलेटेड वर्जन है। ट्रांसलेटेड वर्जन किसकी है ये, तो आपको आगे मैं दिखा दूँ। अगर आप ध्यान से देखें, ये है बुक का, ये स्नैपशॉट के बुक का जो 8वां चैप्टर द टेल ऑफ मेलन सिटी। यहाँ देखिएगा, आपको ध्यान से देखने को मिलेगा आफ्टर इदरीश शाह। अगर आप बुक देखे होंगे आपको कन्फ्यूजन हुई होगी, अगर आपने टीचर से पढ़ा होगा और आपको अगर पता ना हो तो मैं आपको यहाँ समझा दूँ इदरीश शाह का ये मैटर क्या है, क्या इदरीश शाह के बारे में यहाँ लिखा है। तो कंफर्म कर दूँ, इदरीश शाह महोदय जो हैं यहाँ पे हैं, मैंने यहाँ रखा हुआ है इनको। इदरीश शाह शिमला में पैदा हुए थे। तब शिमला जो इंडिया में है वो ब्रिटिश पंजाब में था। लंदन में इनका डेथ हुआ, लंदन में जाके रह गए ये महोदय। एक राइटर थे, एक पब्लिकेशर थे, और ये सूफीज़्म इनका सब्जेक्ट था पोएम का, यानी कि सूफियाना जो पोएम्स होते हैं, तो सूफियाना एक राइटर थे, सूफिस्ट राइटर थे ये इदरीश शाह महोदय। ये महोदय एक बुक लिखे थे जिसका यहाँ हमने जिक्र किया है, कारवां ऑफ ड्रीम्स। कारवां ऑफ ड्रीम्स जो है वो आप ध्यान से देखें तो 1968 में ये पब्लिश हुई थी पहली बार, और 2015 में ये दोबारा पब्लिश हुई थी। तो 1968 में जो पब्लिश हुई थी ना कारवां ऑफ ड्रीम्स, उसमें इन्होंने इंग्लिश में लिखा है, यानी कि इदरीश शाह महोदय इंग्लिश में ही लिखे हैं ढेर सारे पोएम्स। कारवां ऑफ ड्रीम्स में, सॉरी पोएम्स नहीं है, कहानी है। कारवां ऑफ ड्रीम्स में इदरीश शाह महोदय ने इंग्लिश में स्टोरीज लिखी हुई हैं, प्रोज फॉर्म में, पोएम फॉर्म में नहीं। इसी में
इसी में ही आपका एक कहानी है द टेल ऑफ मेलन सिटी, जिसको विक्रम सेठ ने इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया है और साथ ही साथ पोइट्री फॉर्म में लिख दिया है, पोयम कविता के रूप में लिख दिया है। इन्होंने उसको कहानी के रूप में लिखा है, लेकिन विक्रम सेठ ने इसको कविता के रूप में लिख दिया है आपके इस बुक में, जो 8वां चैप्टर है। तो आपको कंफर्म हो गया होगा कि द टेल ऑफ मेलन सिटी जो है उसका सोर्स क्या है। उसका सोर्स है इदरीस शाह की ये कारवां ऑफ ड्रीम्स, और वो भी जो द टेल ऑफ मेलन सिटी है वो बाद में उसको मैपिंग्स में पब्लिश किया गया, और मैपिंग जो था वो कलेक्टेड पोएम्स में आती है। तो बहुत लंबी चौड़ी इसकी डिटेल जाने के लिए हम नहीं जाएंगे यहाँ पे, इसलिए हम शुरू करते हैं अब इस पोएम के बारे में थोड़ा सा। पोएम आप जब शुरू करने वाले हो आपको पता चलेगा कि इसमें राइमिंग स्कीम ए है। ए का मतलब है कि हर दो लाइन, एक पहली लाइन दूसरी लाइन से बिल्कुल मैच करती है, जो राइमिंग स्कीम है। जैसे मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, तो रानी पानी जैसे मैच होती है हिंदी में, वैसे इंग्लिश में भी मैच होने वाली है। ये पहला दूसरा लाइन मैच करेगा, फिर तीसरा चौथे से मैच करेगा, पांचवा छठवां से। 52 लाइन है पूरे के पूरे इसमें, और हर लाइन में 8 सिलेबल्स है। अब ये सिलेबस क्या होता है इसको जानना यहाँ पे ज़्यादा अच्छा नहीं होगा, टाइम बहुत लगने वाला है। सम पोएटिक डिवाइसेज, यानी कि फिगर ऑफ स्पीच के बारे में बात कर रहे हैं। इसमें एलिट्रेशन है, रेपिटेशन है, इन्वर्जन है, आनोमेटोपोइया है, इंजैम्बमेंट है। इंजैम्बमेंट तो बहुत सारा है। अगर आपको एलिट्रेशन नहीं पता, रेपिटेशन नहीं पता, इन्वर्जन नहीं पता, आनोमेटोपोइया नहीं पता, तो मैंने फिगर ऑफ स्पीच का एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया 5 पार्ट्स हैं उसके। आप चाहो उसको देख लो, मुझे विश्वास है कि आप उससे अच्छा वीडियो कहीं किसी भी यूट्यूब चैनल पर नहीं पाने वाले। ये मेरा कॉन्फिडेंस है, ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं। तो बहुत सारे इसमें और भी फिगर ऑफ स्पीच हैं, ये शब्द हैं जो आए हैं उसमें बुक पोएम में, जो आपको बताएगा ये इन्वर्जन है, ये रेपिटेशन है, ये एलिट्रेशन है। क्या होता है एलिट्रेशन, इसको बताने का यहाँ टाइम नहीं है। मैंने बोला मैंने बनाया है फिगर ऑफ स्पीच, आप उस पर जाकर के देख लो, शायद आपको आसानी से सब समझ में आ जाए। चलते हैं बताने थोड़ा सा। ये आपके इस बुक में जो है वो एक आर्क के बारे में बात किया गया है, सॉरी आर्च के बारे में। आर्च का मतलब होता है वैसे तो कर्व, वैसे तो वक्राकार होता है। तो ये जो आपका वक्राकार है ना, इसे मेहराब कहते हैं, द्वार कहते हैं। जैसे राजाओं महाराजाओं का जो होता है, जो द्वार होता है, या नॉर्मल भी लोगों का जो द्वार होता है, कुछ ऐसे वक्राकार होता है, इसी को कहते हैं आर्च, ARCH। तो इसी की पूरी कहानी है। ये महाराज जो है हमारे आर्च बनवाते हैं, और फिर उधर से दरवाजे से होके आते हैं, तो इनका जो मुकुट होता है वो आर्च से टकरा जाता है, क्योंकि आर्च बहुत नीचे बना हुआ इसलिए। और जब ये टकरा जाता है, गिर जाता है इनका मुकुट, तो राजा का मुकुट मतलब शान गिर जाता है राजा का। तो राजा चाहता है वो किसी को मृत्यु की दंड दे। तो मृत्यु की दंड किसको देता है? मेहराब बनाने वाले को, ईटल बनाने वाले को, मेहराब के बारे में डिजाइन बनाने वाले को। किसको? हम चलते हैं पोएम में कंफर्म करते हैं किसकी आ जाने वाली है शामत। स्टोरी शुरू करते हैं हम। एक चीज़ और बता दूं मैं स्टोरी शुरू करने से पहले कि ये आयरोनिकल पोएम है। इसमें आयरनी कूट कूट कर भरी है। इसमें अच्छा सा जितने कैरेक्टर्स हैं सबकी अच्छी सी मज़ा ली गई है राइटर के द्वारा, ठीक है। तो एक और चीज़ बता दूं, जो ये सिटी है द सिटी ऑफ द टेल ऑफ मेलन सिटी, ये रिप्रेजेंट करता है ऐसे विचारधारा को जिसमें बताया जाता है कि लोग कैसे अंधविश्वासी होते हैं। सुपरस्टिशन के बारे में बात की गई, अंधविश्वास के बारे में बात की गई है। शुरू करते हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, ताकि आपको समझ में आए। और ध्यान दीजिएगा, फिगर ऑफ स्पीच अपने से आप कोशिश कर लीजिएगा। और अलावा उसके मैं आपको यहाँ वर्ड मीनिंग कंफर्म कर दूंगा। इन द सिटी, उसके बाद आ जाइए देयर वाज ए जस्ट एंड प्लेसिड किंग। एक शहर में महोदय हमारे विक्रम सेठ कहते हैं कि मैं जो है वो टहलते 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 एक ऐसे शहर में जाता हूँ जहाँ एक राजा है जो जस्ट है। जस्ट मतलब होता है न्यायप्रिय। प्लेसिड का मतलब होता है जेंटल, कूल, काम, यानी कि शांत प्रिय। एक राजा, एक चलते चलते मैं एक ऐसे शहर में गया जहाँ का राजा बहुत ही जस्ट न्यायप्रिय था, बहुत ही शांत प्रिय था। विच आई सिंग, सिंग का मतलब राइट, या जिसको ये पोएम के रूप में लिखते हैं। जो मैं पोएम के रूप में लिख रहा हूँ यहाँ पे, वो ऐसे राजा की कहानी है जो बहुत शांत प्रिय और बहुत ही न्यायप्रिय है। द किंग प्रोक्लेम्ड, उस राजा ने, उस राज्य के राजा ने प्रोक्लेम्ड किया, यानी कि घोषणा किया, यानी अनाउंसमेंट किया। किस बात के लिए? एनार्क, एक आर्क बनवाने के लिए, सॉरी आर्च, एक आर्च बनवाने के लिए, यानी कि एक मेहराब बनवाने के लिए, एक द्वार बनवाने के लिए। आर्च शुड बी कंस्ट्रक्टेड, एक राजा ने निर्देश दिया, सबको घोषणा किया कि एक द्वार बनवाओ। दैट ट्रियम्फली, कंस्ट्रक्ट मतलब कंस्ट्रक्शन, बनवाना। दैट ट्रियम्फली, ट्रियम्फली मतलब होता है सक्सेसफुली। दैट सक्सेसफुली वुड स्पैन, जो सफलतापूर्वक फैला हो, स्पैन माने फैला हो। द मेजर थ्रूफेयर, आम रास्तों से। थ्रूफेयर का मतलब होता है आम रास्ता, जो बड़े बड़े मुख्य आम रास्ता है जहाँ से ज़्यादा लोग आते जाते हैं राज्य में या शहर में आते जाते हैं। ऐसे जगह बनवाना जहाँ पर, इतना बड़ा बनवाना और ऐसे जगह बनवाना जहाँ आम लोग जाते हों, आते हों, ताकि टू एडिफाई, ताकि एडिफाई का मतलब होता है नैतिक रूप से उत्थान, इम्प्रूव मोरली,
ताकि लोगों का इम्प्रूवमेंट हो, मोरली इम्प्रूवमेंट हो। स्पेक्टेटर्स माने देखने वाले, देर माने वहाँ जो स्पेक्टेटर्स हैं, देखने वाले हैं, उनका मोरली उत्थान हो, यानी कि वो ये सोचे कि हमारे राज्य में भी, हमारे शहर में भी एक ऐसी चीज़ है जो बहुत बड़ी सी है, बहुत भयंकर टाइप की दिखती है, बहुत ग्रैंडुअर है, बहुत ही भव्य है, और ऐसा हमारे राज्य में है, ऐसे हमारे शहर में है। जैसे हमारे राज्य में कुछ होता है तो हम कहते हैं हमारे यहाँ ताजमहल है, गर्व से कहते हैं हमारे यहाँ ताजमहल है, गर्व से हम कहते हैं बहुत सारी और भी चीज़ें हमारे यहाँ। तो राज्य में भी एक ऐसा ही आम रास्ते पर बनाओ, ताकि लोग जो देखें, स्पेक्टेटर्स मतलब देखने वाले जो देखें वहाँ पर ना, तो वो जो हैं वो मोरली उनका इम्प्रूवमेंट हो, उनका नैतिक जो है उत्थान हो, वो सोचे कि हमारे राज्य में, हमारे शहर में कुछ ऐसा भी राजा ने बनवाया है। द वर्कमैन वेंट, जो काम करने वाले थे वो चले गए, क्या करने के लिए? बनाने के लिए। एंड बिल्ट द थिंग, और वो थिंग, वो वस्तु बनाने लगे। दे डिड सो, उन्होंने ऐसा किया। सिंस, चूंकि ही वॉज द किंग, क्योंकि वो राजा था। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो राजा था, राजा जो कहेगा वो करेंगे, तो उन्होंने इसलिए किया क्योंकि वो राजा था, राजा का फरमान था। मैं थोड़ा सा आपको यहाँ बता दूं, जैसे मैंने आपको बताया राइमिंग स्कीम, सिंग किंग, देखिए मैच करा, सिंग किंग, बी चिम्फली, ली बी, फेयर देयर, थिंग किंग, टू फेयर देयर। तो ये जो है राइमिंग स्कीम है, ए सबकी मैचिंग कर रही है, 52 की 52 लाइन की। यहाँ चलते हैं, नेक्स्ट जो है, द किंग रोड डाउन, रोड मतलब राइड, राइड मतलब घुड़सवारी पर बैठ गया राजा, घोड़े पर बैठ गया आपने, और या कह सकते हो आपकी घोड़े गाड़ी पर बैठ गया वो, और वो थ्रू फेयर पर चलने लगा। यानी अब राजा मुआयना करने जा रहा है, ऑब्जर्वेशन करने जा रहा है कि देखें हम कि कैसा मेहराब बना है, कैसा आर्च बना है। टू एडिफाई स्पेक्टेटर्स देयर, देखिएगा ये यहाँ 2 बार रिपीट हुआ। ऐसे सेंटेंस जब रिपीट करें उसे रिफ्रेन कहते हैं, REFRAIN, उसे रिपीटेशन नहीं कहते हैं। रिपीटेशन वो होता है जो 2-3 शब्द रिपीट करे, लेकिन जब पूरी की पूरी लाइन रिपीट करता है उसे रिफ्रेन कहते हैं, ताकि स्पेक्टेटर्स वहाँ पर देख करके उनको गर्व की अनुभूति हो कि हमारे यहाँ भी कुछ बना है। तो राजा ने जो था वो अपने सारथी से कहा, भैया लेकर चलो, दौड़ाओ और मुझे बैठाओ और आराम से लेकर दिखाओ मुझे कैसा बना है। थोड़ा जल्दी में हूँ, इसलिए थोड़ा जल्द आप आसानी से समझने की कोशिश करिएगा, आराम से, आप चाहो तो रिवाइज कर लीजिएगा, पॉज करके आप सुन लीजिएगा इसको। अंडर द आर्क, जब राजा आर्क के नीचे पहुंचा, जैसे अभी मैंने आपको फिगर में दिखाया, यहाँ पे जैसे राजा ये आर्क के नीचे पहुंचा, यहाँ पे, अब इसके साथ क्या होता है आप खुद देखना है यहाँ पे। तो जैसे ही राजा आर्क के नीचे पहुंचता है, आर्च के नीचे, लॉस्ट हिज क्राउन, उसका क्राउन खो जाता है, खोने का मतलब है गिर जाता है, तो उसका क्राउन गिर जाता है, उसका शान गिर जाता है, उसका ताज गिर जाता है। द आर्च वाज बिल्ट टू लो, क्यों? क्योंकि आर्च जो था, जो मेहराब था, वो बिल्ट बना था टू लो, बहुत नीचे बना था, उसको ऊपर बनना चाहिए था। राजा जितना बड़ा था, जितने ऊपर सारथी या जो भी घुड़सवारी जिस पर बैठा था वो रथ पे, वो जब रथ पर खड़ा था तो उससे भी ज़्यादा बड़ा होना चाहिए था उस आर्च को, ताकि राजा आसानी से निकल जाए, लेकिन आर्च बहुत नीचे बना था, इसलिए जो था राजा का क्राउन जो था, ताज जो था, वो गिर गया। अफ्रोन अपीयर्ड, यहाँ से मिलाते जाइएगा, और यही तो इंजॉयमेंट है। अफ्रोन अपीयर्ड, एक नाराजगी, क्रोध, अपीयर्ड प्रकट हुआ, अपॉन हिज प्लेसिड फेस, उसके प्लेसिड चेहरे पर गुस्सा आ गया। प्लेसिड मतलब होता है शांत, शांत चेहरे पर गुस्सा आ गया। ये ऑक्सीमोरोन है, किसी बंदे का चेहरा शांत हो और उस पर गुस्सा भी आ जाए, तो ये एक प्रकार से ऑक्सीमोरोन फिगर ऑफ स्पीच है। तो उसका चेहरा लाल हो गया। द किंग सेड, राजा ने गुस्से में कहा, दिस इज अ डिग्रेस, ये तो अपमान है राजा का। द चीफ ऑफ बिल्डर्स, जो मुख्य बिल्डर्स हैं, बनाने वाले हैं, विल बी हैंग्ड, उनको टांग दूंगा मैं, फांसी की सजा दे दूंगा मैं। ऐसा मेरे साथ अपमान किया, घोर अपमान किया, राजा का ताज गिरा दिया, तो मैं मुख्य जो बिल्डर्स हैं उनको मैं टंगवा दूंगा। द रोप एंड गैलोज वर अरेंज्ड, जैसी राजा ने कहा रस्सियां लग गई। गैलोज का मतलब आपको पता होगा कि इसका ये मतलब होता है कि टिकठी या फांसी का तख्ता तैयार हो गया। अरेंज मतलब व्यवस्थित हो गया। राजा ने कहा क्या? व्यवस्थित हो गया, सब रस्सी लग गई फांसी देने के लिए। द चीफ ऑफ बिल्डर्स वाज लेड आउट, चीफ ऑफ बिल्डर जो बनाने वाले मुख्य लोग थे वो लेड आउट, उनको लाया गया। ही पास द किंग, जो मुख्य था बंदा, मुख्य जो बिल्डर्स थे ढेर सारे, उसमें मुखिया था, वो राजा के सामने आया। ही गेव अ शाउट, वो चिल्ला करके बोला राजा से, ओ किंग, अरे महाराज, इट वॉज द वर्कमैन्स फॉल्ट, ये मेरी गलती नहीं, इट वॉज द वर्कमैन्स फॉल्ट, ये तो कामगारों की गलती है। जो कामगार थे, जो काम कर रहे थे, वो गलत किए हैं, मैंने नहीं किया है। ओह, सेड द किंग, राजा बड़ा चालाक था, उसने कहा अच्छा। एंड कॉल्ड हाल्ट, कॉल्ड हाल्ट का मतलब होता है ठहरो, रोको, रोको, इस फांसी को रोको।
टू द प्रोसीडिंग्स, जो प्रोसीडिंग्स होने वाला था। प्रोसीडिंग्स मतलब होता है ये कार्यक्रम, ये कानूनी कार्यवाही जो हो रहा है उसको फांसी देने का। सोचो, ये कानूनी कार्यवाही है, किसी भी व्यक्ति को फांसी चढ़ा दे रहे हो, कह रहे हो कानूनी कार्यवाही, प्रोसीडिंग्स है। तो जो भी है कानूनी कार्यवाही, जो भी आरोनिकल है, सब पूरी की पूरी पोएम, इसलिए आप इसमें मजा लीजिएगा सिर्फ। तो प्रोसीडिंग्स जो है, राजा ने कहा कि अब जो हो रहा है इसको बंद करो। बींग जस्ट, चूंकि वो न्यायप्रिय राजा था, एंड प्लेसिडर नाउ, और चूंकि वो अब ज़्यादा शांत हो गया था, उसने कहा, बहुत ही न्यायप्रिय राजा था। देखो न्यायप्रिय कितना है, कितने लोगों को फांसी चढ़ाना चाहता है और वो न्यायप्रिय है, इतना न्यायप्रिय है, ये मजा लिया जा रहा है। आरोनी ये है, इसमें आरोनिकल इसलिए है क्योंकि इसमें दिखा रहा है न्यायप्रिय। अगर आपने कभी पढ़ा होगा, एक था जूलियस सीजर, जूलियस सीजर में एंटोनी ऐसे कहता है ब्रूटस को कि ब्रूटस महान है, ब्रूटस सज्जन है, और फिर ब्रूटस की जो है वो पीठ पीछे ऐसी बुराई करता है कि ब्रूटस को लोग मार भी डालते हैं, या ब्रूटस खुद मर जाता है उन लोगों के कारण जो वहाँ पे लोग होते हैं इटली में, वेनिस में, और वो मार डालते हैं एंटोनी के उस भाषण से। यहाँ भी कहता है बीइंग जस्ट, न्यायप्रिय होने के कारण, और बहुत ज़्यादा प्लेसिडर यानी कि उससे भी ज़्यादा अब इस समय वो शांत हो गया, और राजा ने कहा आई मस्ट हैव ऑल द वर्कमैन हैंग्ड इंस्टीड। तो इंस्टीड मतलब बजाय, किसके बजाय? चीफ के बजाय, जो मुख्य बनाने वाला था उसके बजाय मुझे सभी कामगीरों को, जो काम करने वाले हैं, उनको टांगना चाहिए। द वर्कमैन लुक्ड सरप्राइज्ड, अब वर्कमैन को पकड़ लाया गया, वो बेचारे बड़े आश्चर्य में देख रहे हैं कि ये अब बलि का बकरा कैसे बनने वाला हूँ मैं। एंड सेड, और सभी वर्कमैन एक साथ बोले, क्या बोले? ओ किंग, एरे राजा, यू डू नॉट रियलाइज, आपको पता नहीं, आप समझ नहीं पा रहे हो, द ब्रिक्स वर मेड ऑफ द रॉन्ग साइज। अरे ईट ही, ब्रिक्स ही गलत साइज का बना था, छोटा साइज हो गया था, तो मैं क्या करूँ उसमें, हमारी गलती क्या है? देखिएगा बहाना बना रहे, ये वही है अंधेरे डगरी चौपट राजा वाला। द ब्रिक्स वर मेड, चलिए आगे चलते हैं। समन द मैसन्स, सेट द किंग, राजा ने तत्काल कहा, भाई न्यायप्रिय राजा है, उसने कहा न्याय तो होना ही होना चाहिए, इसलिए समन मतलब कॉल द मैसन्स, मैसन्स को बुलाओ, ये राजगीर को बुलाओ, उनको देखते हैं कि कैसे इन लोगों ने ईटा छोटा कर दिया। तो राजगीर को बुलाया जाए, मैसन मतलब राजगीर। मैसन्स स्टूड देयर क्वेवरिंग, जो मैसन्स थे वो खड़ा हो गए और कांपते हुए। एक चीज़ आपको बता दूं मैं, आपको ये क्वेवरिंग जो यहाँ मिल रहा है, अभी आपको एक 5-6 स्टेंजा के बाद आपको मिलेगा क्वेवरिंग। अगर आपके पास बुक होगा सामने, आप देख लीजिएगा, नहीं होगा अभी आपको दिखाऊंगा। ये क्वेवरिंग है, इसका भी मतलब होता है कांपना, और आगे आने वाला है क्वेवरिंग, उसका भी मतलब होता है कांपना। बट दोनों में अंतर ये है, अभी कंफर्म नहीं करूंगा, अच्छा आगे चलता हूं तब कंफर्म करूंगा जब वो वर्ड आएगा। तो मैसन जो था वहां खड़ा हो गया और वो कांपने लगा। कौन कांप रहा है? मैसन कांप रहा है, ये ध्यान दीजिएगा, अभी बताने वाला हूं मैं आपको ये। वो वहां खड़ा होकर के कांपने लगा, डर के मारे, थर 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 थर। इट वॉज द आर्किटेक्ट, और डरते हुए दे सेड, दे मतलब मैसन्स, जो कामगीर ढेर सारे लोग थे, काम किए थे, उन्होंने कहा कि ये तो आर्किटेक्ट था महाराज। द आर्किटेक्ट वॉज समन्ड, अब राजा ने आर्किटेक्ट को बुला लिया कि हाँ आर्किटेक्ट ने डिज़ाइन गलत किया होगा, उसने ईंट की साइज डिज़ाइन गलत किया होगा। जब डिज़ाइन गलत किया तो वर्कमैन क्या जाने, तो इसलिए राजा ने आर्किटेक्ट को बुलवा लिया। वेल आर्किटेक्ट सेड हिज मजेस्टी, आर्किटेक्ट से मजेस्टी ने कहा, जहाँ पनाह ने कहा आई डू ऑर्डन, मैं आदेश देता हूँ, दैट यू शैल बी, कि यू शैल बी हैंग्ड, कि तुम्हें टांगा जाएगा। राजा ने कह दिया, मैं आदेश देता हूँ, ऑर्डर मतलब ऑर्डर, मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि तुम्हें फांसी पर लटकाया जाएगा। सेड द आर्किटेक्ट, अब आर्किटेक्ट कह रहा है, ये मत समझना कि आर्किटेक्ट कह रहा है राजा को कि तुम्हें फांसी पर चढ़ाऊंगा। राजा ने कहा कि मैं आदेश देता हूँ कि तुम्हें फांसी पर चढ़ाया जाएगा, हैंग्ड किया जाएगा। अब आर्किटेक्ट बोल रहा है, अरे राजा, हे भगवान, यू हैव फॉरगेटन वन स्मॉल थिंग, आप एक छोटी सी बात भूल गए। यू हैव फॉरगेटन, आप भूल गए हो, वन स्मॉल थिंग, एक छोटी बात। यू मेड सर्टेन अमेंडमेंट्स टू द प्लान्स, यू मेड सर्टेन, आप निश्चित रूप से एक अमेंडमेंट्स किए थे, सुधार किए थे द प्लान्स में। व्हेन आई शोड देम टू यू, जब मैंने आपको दिखाया था कि ये डिजाइनिंग है महाराज, उस आर्च की, उस मेहराब की, उस द्वार की, तो आपने एक अमेंडमेंट किया था, उसमें सुधार किया था, आप भूल गए क्या? और आपने जब सुधार किया था कि ये ऐसा होना चाहिए, तो मैंने छोटा करवा दिया। द किंग हर्ड दिस, राजा ने इसे सुना। द किंग सा रेड, राजा लाल हो गया, यानी कि टमाटर हो गया, यानी कि गुस्से में लाल पीला हो गया। इनफैक्ट ही नियरली लॉस्ट हिज हेड, दरअसल ये कहें कि वो अपना सर खो दिया, इसका मतलब आपा खो दिया, पगला सा गया वो, कि गलती तो मेरी निकल के आई। तो राजा ने जैसे ही इसे सुना, राजा का चेहरा लाल हो गया। दरअसल यहाँ कवि कहता है कि लगभग राजा अपना आपा खो दिया। लॉस्ट हिज हेड का मतलब होता है अपना आपा खोना, सनक जाना। बट बीइंग जस्ट एंड प्लेसिड किंग, ये बड़ा
आर्नी है ये लाइन, जहाँ जहाँ आ रहा है बीइंग जस्ट समझ लो मजा लिया जा रहा है राजा का। चूंकि राजा बड़ा न्यायप्रिय था और बहुत ही शांत प्रिय राजा था, तो उसने कहा दिस इज अ ट्रिकी थिंग, ये तो बहुत बड़ी पेचीदा चीज है, ये तो इंट्रिकेट है, जटिल है। आई नीड सम, अब चूंकि ये पेचीदा है इसलिए मुझे काउंसिल चाहिए। काउंसिल का मतलब होता है एडवाइस, मुझे सलाह मशवरा चाहिए कुछ। ब्रिंग टू मी द वाइजेस्ट मैन इन दिस कंट्री, इसलिए मेरे सामने लेकर आओ, जा करके मेरे सामने लेकर के आओ इस राज्य के, इस देश के, इस प्रदेश के सबसे बुद्धिमान आदमी को। तो राजा ने कहा मुझे सलाह लेनी पड़ेगी इस बात पर, इसलिए जो भी राज्य का सबसे बुद्धिमान प्राणी हो लेकर के आओ। द वाइजेस्ट मैन वॉज फाउंड, जो सबसे बुद्धिमान आदमी था वो लाया गया, आई मीन पाया गया, ढूंढा गया, एंड ब्रॉट, और जब ढूंढा गया उसको पकड़ के लाया गया। नो नो नो, ने मतलब नो, ये आर्केटाइप वर्ड है, पुराने समय में यही होता था ने। तो नहीं, उसको लाया नहीं गया, कैरिड उठा कर लाया गया टू द रॉयल कोर्ट, उसे को रॉयल कोर्ट में उठा कर लाया गया, राज दरबार में। ये जैसे सुसैन वैद्य महोदय थे तो वो आए नहीं थे, उनको हनुमान जी जबरदस्ती उठाकर उनका घर के साथ लेकर के आए थे। तो जैसे उनको उठा करके लेके आए थे वैसे इन महोदय को उठा करके लाना पड़ा, उनको सिर्फ लाना नहीं पड़ा। ही कुड नॉट वॉक, और वो बंदा इतना बुद्धिमान था कि वो चल नहीं सकता था। एंड कुड नॉट सी, और वो बंदा इतना बुद्धिमान था वो देख नहीं सकता था। ये है आयरनी। सो ओल्ड, वो इतना बूढ़ा था। एंड देयरफॉर, ये मजाक यहाँ हो रहा है, विक्रम सेठ ने किया। एंड देयरफॉर वाइज, और इसलिए वो बुद्धिमान था। बुद्धिमान इसलिए था, देयरफॉर मतलब होता है इसलिए, और इसलिए बुद्धिमान था। किस लिए बुद्धिमान था? कि वो चल नहीं सकता था, वो देख नहीं सकता था, और वो इतना बूढ़ा था। जब बूढ़ा है इसका मतलब बुद्धिमान, जितने बूढ़े होते हैं दुनिया में वो सब बुद्धिमान होते हैं, जो चल नहीं पाते, देख नहीं पाते, वो सब बुद्धिमान। वाज ही वॉज, तो ही वॉज सो ओल्ड, वो इतना बूढ़ा था, चल नहीं सकता था, देख नहीं सकता था, और इसलिए राजा ने माना कि हाँ यही बुद्धिमान है। बट इन अ क्वेवरिंग, ये वर्ड आ गया यहाँ पे देखिएगा, क्वेवरिंग। बट इन अ क्वेवरिंग वॉइस ही सेड, लेकिन उसने लड़खड़ाते आवाज में, उसने कपकपाते आवाज में कहा। अब मैं आपको समझा दूं, वहाँ क्विवरिंग था, यहाँ क्वेवरिंग है। तो सबसे पहले बता दूं, क्विवरिंग जो है वो एक वर्ब है, एक वर्ब है, या वो एडजेक्टिव का भी काम करता है। अगर आप वहाँ देखोगे, सॉरी, जो क्विवरिंग है इसके पहले वाला आया था वो एक नाउन है, नाउन, और जो क्वेवरिंग है ये एडजेक्टिव और वर्ब दोनों का काम करता है। ये तो हो गया पार्ट्स ऑफ स्पीच का भेद, कि वो नाउन था, आप देखोगे तो वहाँ लिखा होगा नाउन लास्ट में, और ये एडजेक्टिव या वर्ब का काम करता है। देखिए यहाँ एडजेक्टिव है और ये वॉइस नाउन है। क्वेवरिंग वॉइस यानी कपकपाती हुई आवाज़, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। लेकिन एक और बड़ी चीज़ जो आपको बताने वाला हूँ मैं, ये कि वहाँ क्विवरिंग, मैंने आपको बोला था कि मैसन जो था वो काँप रहा था, तो जब व्यक्ति काँपे तो क्विवरिंग, और जब आवाज़ काँपे तो क्वेवरिंग। ये ध्यान दीजिएगा, ठंडी में बंदा काँप गया या डर के मारे कांप गया तो क्विवरिंग होता है, शिवरिंग होता है, ट्रेम्बलिंग होता है। लेकिन जब उसकी आवाज़ कपा बैठे तो क्वेवरिंग होता है, ये ध्यान दीजिएगा। तो अब बंदा जो था बूढ़ा, चूंकि वो डरा नहीं था, वो बूढ़ा था, और बूढ़ा बंदा जिसको दिख नहीं रहा है, चल नहीं पा रहा है, वो आवाज़ उसकी तो कपकपाहट वाली आएगी। उसने कहा कपकपाती आवाज़ में, द कल्प्रिट मस्ट बी पनिश्ड। कल्प्रिट मतलब दोषी, दोष करने वाला। बिल्कुल महाराज, दोष जिसने भी किया है उसको छोड़ना नहीं है, उसको सजा होना ही चाहिए, ट्रूली, और ये सच है। द आर्क इट वॉज दैट बैंग्ड, और सच्चाई तो ये है महाराज, जो आर्च था ना, जो मेहराब था, इट यही वॉज दैट बैंग्ड, यही तो लगा था आपको। बैंग्ड मतलब होता बैंग बैंग, लगना। तो गलती किसकी है महाराज? लगा तो आपको मार्च था, आर्च मतलब मेहराब, द्वार आपके सर पर टकराया था ना, द क्राउन ऑफ, और इसी ने आपके क्राउन को गिरा दिया, ताज को गिरा दिया। एंड इट मस्ट बी हैंग्ड, इसीलिए इसी को टांग दो। इट माने मेहराब, द्वार, आर्च, इसलिए इसी को हैंग्ड कर दो, इसी को फांसी पर लटका दो। इतना बुद्धिमान प्राणी था, बताओ आप। सारा का सारा उसने खेल कंफर्म कर दिया, सारी की सारी पजलनेस खत्म हो गई, दुविधा खत्म हो गया राजा का। उसने कहा महाराज गलती तो उसकी है, उसने आपके सर पर टक्कर मारी, इसलिए उसको टांगा जाए। महाराज हमारे और बुद्धिमान है। टू द स्कैफोल्ड, कहाँ पर टांगा जाए? स्कैफोल्ड, स्कैफोल्ड का मतलब आपको पता होगा। स्कैफोल्ड का मतलब होता है वही तख्ती, प्लेटफॉर्म फॉर एग्जीक्यूशन, यानी फांसी का तख्ता। फांसी के तख्ते पर उसको टांगा था। द आर्च वाज लेड, और उसको टांग भी दिया गया। फांसी के तख्ते पर आर्च को लाया गया। व्हेन सडनली अ काउंसलर सेड, तब ये काउंसलर ने कहा, राजा के ढेर सारे सलाहकारों में से एक सलाहकार ने कहा, जब आर्च को लाया गया, सोचो उसको तोड़ फोड़ के लाद करके उसको लाया गया, जहां पर फांसी दी जाती है वहां तक लाया गया।
तभी एक काउंसलर ने कहा, सलाह देने वाले ने कहा, हाउ कैन वी हैंग सो शेमफुली, महाराज हम कैसे इतने शेमफुली, शेम का मतलब होता है शर्म, इतने शर्मनाक चीज हम कैसे कर सकते हैं। What touched your head, वो भी जिसने आपके सर को छुआ, योर मजेस्टी, मेरे जहांपना, जिसने आपके सर को छुआ, हम उसके साथ इतनी शेमफुली काम नहीं करने वाले हैं। आपने आपके सर को छुआ, उसने आपके ताज को छुआ है। अरे पैर को छुआ होता तो बात होती, पैर लात से मार देते आप। सर को छुआ, आपने आपके ताज को छुआ है, वो बड़ी चीज है, आप उसको कैसे टांग सकते हो महाराज। हम इतने शर्मसार हो जाएंगे उसको टांग करके। ट्रू, राजा बहुत बुद्धिमान था, उसने कहा सत्य है, सत्य वचन। म्यूज्ड द किंग, म्यूज्ड माने होता है सोचना। राजा ने सोचा, बिल्कुल तुम सत्य बोल रहे हो, तुम्हारी बातें बिल्कुल सही है, ये तो मैं गलत करने जा रहा था। बाय नाउ द क्राउड, अब जब राजा ने कहा सत्य है, तो जो क्राउड थी, अब तक जो क्राउड थी शांत, अब वो हो गई रेस्टलेस, बेचैन हो गई। वाज मटरिंग अलाउड, अब तेज तेज बोलने लगी। यानी कि अभी तक जो शांत थी कि कोई तो मरे, कोई तो मरे, वहां भी बताओ राज्य के लोग भी बड़े खुश थे, कोई तो आज मरेगा, चाहे जो मरेगा मरेगा जरूर। लास्ट में सोचे चलो आर्च ही मर जाएगा, उसको ही टांग दी जाएगी, उस वक्राकार दरवाजे को ही, वक्राकार उसके मेहराब को ही टांग दिया जाएगा, द्वार को ही टांग दी जाएगी। लेकिन जब उसको भी रोक दिया गया, तब जो बेचैन हो गए ये, और ये आवाज करने लगे। द किंग परसीव्ड देयर मूड, परसीव मतलब होता है जान गया, भांप लिया, नोटिस्ड, किंग ने नोटिस किया उनके, देर माने राज्य के लोगों के मूड को, और ट्रेम्बल, और वो कांप उठा कि अगर मैंने अभी किसी को फांसी नहीं दिया तो ये तो विद्रोह कर देंगे। इसलिए राजा के अंदर कपकपी आ गई, ट्रेम्बल्ड एंड सेड टू ऑल, और सभी से कहा, हु वर असेंबल्ड, जो असेंबल्ड थे, जो इकट्ठा थे, जो गैदरिंग थी लोगों की, वहां पर ढेर सारे लोगों की, उन सबको संबोधित करते हुए राजा ने कहा, क्या कहा, लेट अस पोस्टपोन कंसिडरेशन, छोड़ो डिस्कस की बात। कंसिडरेशन माने होता है डिस्कस ऑन, विचार विमर्श। अब विचार विमर्श की बात पोस्टपोन करते हैं, इसको छोड़ देते हैं। आप फाइनर पॉइंट्स, वो भी ऐसे फाइनर छोटे छोटी बातों के लिए, जैसे कि गिल्ट, उनको लगा कि गिल्ट अपराध जो है वो छोटी बात है, तो ऐसे छोटे बातों के लिए, जैसे कि गिल्ट नामक चीज़ों के लिए, ऐसी फाइन छोटी छोटी पॉइंट्स के लिए, इस पर हम विचार को पोस्टपोन कर देते हैं, इस पर बाद में सोचेंगे। यानी कि हम गिल्ट के बारे में बाद में सोचेंगे। अभी तो नेशन को, द नेशन वांट्स अ हैंगिंग, राज्य चाहता है, राष्ट्र चाहता है किसी को टांगा जाए, लटकाया जाए, फांसी दिया जाए, तो फांसी दिया जाना चाहिए बस। अब कौन अपराध किया है, ये अपराध नामक चीज़ों का विचार विमर्श करने का समय नहीं है। अब राज्य चाहती है किसी को फांसी देना है तो देना है, ये सोच लो आप क्या हो रहा है। हैंग्ड मस्ट बी समवन, टांगो किसी को, किसी ने किसी को टांगना पड़ेगा, किसी ने किसी को हैंग्ड करना पड़ेगा, फांसी देनी पड़ेगी। एंड दैट इमीडिएटली, और वो भी बहुत जल्दी देनी पड़ेगी, वरना लोग अभी जो थोड़े से रेस्टलेस हुए हैं वो बेचैन हो जाएंगे और तोड़फाड़ करना शुरू कर देंगे, राजा की ऐसी तैसी हो जाएगी, गद्दी छिन जाएगी। इसलिए अभी तुरंत किसी न किसी को फांसी तो देनी ही देनी है। अब सोच छोड़ दो ये सब चीज़ें, अच्छाई बुराई की। द नूज, नूज का मतलब होता है यहाँ पे वो फंदा, रस्सी का फंदा जो बनाया गया था, तो जो फंदा था वाज सेटअप, वो तैयार किया गया, सम वाट हाई, उसको कुछ ऊंचाई पर रखा गया। यानी कि अब एक ऐसा उन लोगों के दिमाग में आया कि सब नीचे कर देंगे आप फंदा, तो कोई भी, हर कोई बड़ा नहीं हो सकता, लेकिन छोटा तो हर कोई हो सकता है। आप भले 10 फीट के हो, आप 2 फीट के हो सकते हो बैठ करके, लेकिन आप 2 फीट के हो, 10 फीट के नहीं हो सकते। तो इसलिए उन लोगों ने सोचा, ये राजा का राज्य है और सब लोग बुद्धिमान हैं जैसा कि आप समझते हो, तो नूज जो था, इसलिए फंदा जो था वो कुछ ऊंचाई पर उसको रख दिया गया। ईच मैन वाज मीजर्ड, हर एक आदमी राज्य का, न केवल राज्य का आदमी बल्कि मंत्री गण, सिपाही गण तक उनको मीजर किया गया, बाई एंड बाय, एक एक करके सबको मीजर किया गया, मापा गया कि कौन फंदे तक पहुंच रहा है। जो पहुंच जाए उसी को फांसी दे दो, जो छोटा पड़ जाए फंदे से, जिसकी साइज छोटी है उसको भगाओ, लेकिन जो फंदे तक पहुंचो उसको टांग दो। बट ओनली वन मैन वाज सो टॉल, लेकिन केवल एक आदमी इतना लंबा था, ही फिटेड, वही फिट हुआ, उसी को फिट हुआ वो सूट जो शादी में पहन के जाने वाला था। सोचो वो शादी ही है उसकी, जो पहनेगा वो फंदा, वो सूट है, और जब जाएगा पर लोग तो उसकी शादी हो गई, बर्बादी तो कंफर्म होने वाली है। तो एक ही बंदा उस राज्य में था जो फिट था, वन मैन, केवल एक आदमी, दैट वाज ऑल, बस बिल्कुल यही होने वाला था, अब उसी की खैरियत नहीं है, और वो था राजा। ही वॉज द किंग, और वो केवल राजा था जो इकलौता बंदा था जो फिट था उस लंबाई तक। हिज मैजेस्टी
was therefore hanged, इसलिए जहां पनाह को टांग दिया गया। क्यों? बाय रॉयल डिक्री, डिक्री माने आदेश, ऑर्डर, क्योंकि राजा का आदेश था भाई, राजा का खून है, राजा का आदेश है, तो राजा का आदेश उसका उल्लंघन कैसे होगा। तो राजा ने कहा और राजा मर गया, उसको टांग दिया गया। नहीं जा रहा था तब भी 4-5 लोग उठा करके टांग दिए कि भैया आपका आदेश है तो आप मरोगे ही मरोगे। इतने बुद्धिमान थे वहां के लोग। तब लोगों ने कहा थैंक गुडनेस, भगवान भला करे, वी फाउंड समवन, कम से कम हम किसी को पा तो गए जो इस लायक था फंदे तक पहुंचने के, और मारा गया। सेड, किसने कहा? द मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स ने कहा। फॉर इफ इंस्टीड वी हैड नॉट, अगर ऐसा नहीं हुआ होता, अगर इसके बदले ना हुआ होता, यानी कि हम नहीं पाते किसी भी व्यक्ति को फांसी देने के काबिल उतना लंबा, तो क्या होता? द अनरूली टाउन, जो ये अनरूली टाउन है, अनरूली माने होता है उद्दंड, रेस्टलेस, बेचैन, जो ये बेचैन टाउन है, टाउन का मतलब नगर नहीं, टाउन का मतलब नगरवासी, जो बेचैन और उद्दंड ये नगरवासी है ना, माइट वेल हैव टर्न्ड अगेंस्ट द क्राउन, ये सिंहासन के खिलाफ हो जाते, ताज के खिलाफ हो जाते, ये तख्ता पलट कर देते, टर्न कर देते, तख्ता पलट कर देते, राजा कोई और बना देते। तो इसलिए कोई तो मिला, राजा किसी और को बना देते वो नहीं चलता, लेकिन राजा को ही मार डाले, ये चल गया। ये है बुद्धिमानी इस लेसन के जो करेक्टर्स हैं उनकी। लॉन्ग लिव द किंग, द मिनिस्टर सेड, मिनिस्टर्स ने कहा लॉन्ग लिव द किंग, दीर्घायु हो राजा। अब कौन से दीर्घायु होने वाला जब मर गए तो। लॉन्ग लिव द किंग, दीर्घायु हो राजा, द किंग इज डेड, राजा मारा गया। दे पॉन्डर्ड, दे माने वे लोग मंत्रीगण, पॉन्डर्ड सोच विचार करने लगे, द डिलेमा, ये उनकी डिलेमा थी, डायलेमा थी, यानी कि दुविधा, वो अपने एक दुविधा पर विचार विमर्श करने लगे। देन तभी बींग प्रैक्टिकल माइंडेड मैन, चूंकि वो प्रैक्टिकल आदमी थे, देखिए इतने प्रैक्टिकल थे कि राजा को ही टांग दिए। तो चूंकि वे लोग यानी कि मंत्रीगण इतने प्रैक्टिकल थे और वे माइंडेड मैन थे, कितने बुद्धिमान थे आपने देखा भी, तो कितने बुद्धिमान थे वे लोग, तो उन लोगों ने क्या किया? सेंट आउट द हेराल्ड्स, हेराल्ड्स मतलब होता है संदेशवाहक या अनाउंसर कह सकते हो आप, उद्घोषक, घोषणा करने वाला। टू प्रोक्लेम, प्रोक्लेम माने घोषणा करना, तो उन्होंने हेराल्ड्स को भेज दिया, घोषणा करने वाले को भेज दिया कि वो जाके घोषणा करे इन हिज फॉर्मर मजेस्टीज नेम, और वो जो घोषणा करे अपने जहां पना, जो अभी मरे हैं, पहले वाले फार्मर मतलब पहले वाले जो भी मरे हैं जस्ट, उनके नाम पर घोषणा करे। क्या घोषणा करे भाई? राजा मर गया, कोई न कोई राजा बनाया जाएगा ना, तो अब घोषणा होगी और वो भी उनके नाम पर होगी जो मारा गया। क्या घोषणा होगी देखिएगा। द नेक्स्ट टू पास द सिटी गेट, जो अगला बंदा गुजरेगा सिटी के गेट से, जो भी अगला बंदा सिटी के गेट से गुजरेगा, विल चूज द रूलर ऑफ आवर स्टेट, वो हमारे राज्य के रूलर को चूज करेगा, वो हमारे राज्य के राजा का चुनाव करेगा। तो जो भी गेट से बंदा निकले, जाकर घोषणा कर दो, डुगडी कर दो, सुनो 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 महाराज की फरियाद करके, ऐसा कुछ जो सुनाते हैं लोग, तो ये सुना दो जाके राज्य में कि जो भी पहला बंदा गेट से गुजरेगा उसके पास ऑप्शन होगा, वो हमारे राज्य के, हमारे देश के, हमारे शहर के राजा का, रूलर का चुनाव करेगा। ये चुनने का तरीका था। एज इज आर कस्टम, और ये इनका कस्टम था। मंत्रीगण बोले जैसा कि ये हमारा रीति रिवाज है, हमारा कस्टम है, तो जो गेट से गुजरता है वही कहता है कि ये राजा बने, तो उसे राजा बना दिया जाता है। तो अब देखो कौन गुजरने वाला है। दिस विल बी इन्फोर्स्ड विद ड्यू सेरेमनी, और ये जो चीज़ें हैं ना, ये इन्फोर्स्ड की जाएगी, पालन की जाएगी। ड्यू सेरेमनी का मतलब होता है पूरे तरीके से, शान और शौकत से, शोभा के साथ, प्रॉपर ग्रैंड वे विद रिचुअल्स, तो पूरे रिचुअल के साथ, रीति रिवाज के साथ इसको किया जाएगा। अ मैन पास्ड बाय द गेट सिटी, एक आदमी, तभी देखा लोगों ने कि एक आदमी गुजरा सिटी के गेट से, एन इडियट, और वो बंदा इडियट था, इडियट गुजरा पहले। द गार्ड्स क्राइड, ये ई नहीं है, ये एक सी है, क्राइड, तो गार्ड्स ने चिल्ला करके बोला, वेट वेट, अरे बंदा रुको रुको रुको, अब तुम बताओ हु इज टू बी द किंग, कौन राजा बनने वाला है, डिसाइड, अभी डिसाइड करो। उससे बोले डिसाइड करो कौन राजा बनेगा, उसने बोला अ मेलन, एक मेलन। शी द इडियट रिप्लाइड, उस इडियट ने कहा, जब उन लोगों ने पूछा कौन राजा बनेगा, तो इडियट ने रिप्लाई दिया एक मेलन बनेगा। देखिए मेलन का मतलब आप कहोगे तरबूज, कोई कहेगा खरबूज, मैं कंफर्म कर दूं मेलन का मतलब कुछ भी हो सकता है। अगर ये वाटर मेलन होगा तो ये तरबूज होगा जो लाल लाल होता है, रेड कलर का, और जो मस्क मेलन होता है वो खरबूज होता है जो पीले कलर का, व्हाइट कलर का होता है। तो चूंकि ये मेलन सिर्फ लिखा है, इसलिए मैंने जो वीडियो के फर्स्ट पेज पर बनाया है वहाँ पर मैंने मेलन रखा है, तरबूज वाला। तो जो भी है, उस बंदे ने कहा मेलन राजा बनेगा। दिस वाज हिज स्टैंडर्ड आंसर टू,
ये ऑल है, ऑल क्वेश्चंस, दिस वाज हिज स्टैंडर्ड आंसर, ये उसका एक स्टैंडर्ड आंसर था टू ऑल क्वेश्चंस, सारे प्रश्नों का। कुछ भी पूछो, तुम्हारे बाप का क्या नाम है, मेलन, तुम्हारी शादी किससे होगी, मेलन, तुम कहाँ जा रहे हो, मेलन, सब कुछ मेलन। तो वो उस बंदे से जब पूछा गया कौन राजा बनेगा, तो उसने साफ साफ बोल दिया मेलन, क्योंकि वो सारे प्रश्नों का एक ही जवाब देता था, मेलन। ही लाइक्ड मेलन्स, क्योंकि उसे मेलन्स पसंद था। यू आर नाउ आर किंग, तुम राजा हो अब हमारे। द मिनिस्टर सेड, मिनिस्टर्स ने कहा, किससे कहा, मेलन से कहा, इडियट से नहीं कहा। अब मंत्रियों ने मेलन से कहा, उस तरबूज खरबूज से कहा कि अब तुम हमारे राजा हो। ये कह के उन लोगों ने एक मेलन को क्राउनिंग कर दिया, एक मेलन को ताजपोशी करवा दिया, एक मेलन के सिंहासन पर उसको बिठा दिया, जैसे कि मैंने पहले पेज पर बिठाया है, और उसके ऊपर ताज रख दिया। तो ताज रखते हुए लोगों ने कहा कि अब हमारे जहाँ पनाह हैं। देन दे लेड का मतलब कैरीड, तब वे ढोकर लेकर गए मेलन को थ्रोन तक, सिंहासन तक। पहले ताज पहना दिया और अब उसको मेलन को थ्रोन तक, सिंहासन तक लाकर रख दिया गया और वो राजा बन गया। एंड रिवरेंटली सेट इट डाउन, और बड़े सम्मान के साथ उसको स्थापित कर दिया गया, डाउन वन नीचे, यानी कि थ्रोन पर। उसको बड़े सम्मान के साथ, जैसे लोग सम्मान के साथ किसी राजा का करते हैं तिलक, राज तिलक, वैसे उस बंदे का किया गया सादर सम्मान के साथ। दिस हैपेंड ईयर्स एंड ईयर्स एगो, ये घटना वर्षों वर्षों पहले की है। अब कवि कहता है ये घटना जो आप सुने ना कहानी के माध्यम से, पोएम के माध्यम से, वो बहुत साल पहले की है। When now you ask the people, अब अगर आप उनसे पूछो, जब अब आप पूछते हो उन लोगों से, मतलब उस राज्य के लोगों से जब आप पूछते हो, so your king appears to be a melon, आपका राजा तो मेलन की तरह दिखता है। मान लो आप चले गए उसके राज्य में और आपने देखा कि सिंहासन पर ताज के साथ बैठा हुआ है मेलन, भले सड़ जाए, मेलन बैठाया गया है, तो आप पूछोगे उस बंदे से, उस राज्य के लोगों से, कि आपका राजा तो एक मेलन की तरह दिखता है। हाउ डिड दिस हैपन, हाउ डिड दिस हैपन, ये कैसे हो गया, एक मेलन राजा कैसे हो गया। तो पता है वे क्या उत्तर देते हैं, विक्रम सेठ कहते हैं, देसे वे उत्तर देते हैं, वेल ऑन अकाउंट ऑफ ए कस्टमरी चॉइस। देखिए ये कस्टमरी चॉइस है हमारी, ये रीति रिवाज का चॉइस है, हम रीति रिवाज से काम करते हैं। जो गेट से गुजरता है वो बंदे से रोक कर पूछते हैं, वो बंदा जिसको कहेगा वो राजा बन जाता है। तो आज तक यही हुआ, जो पहले वाला राजा को टांगा हमने वो भी ऐसे ही था, और ये वाला जो है मेलन राजा वो भी ऐसे ही। तो हमारा रीति रिवाज ऐसा है। इफ हिज मैजेस्टी रिजवाइस, अगर उसके जहाँ पनाह खुश हैं, रिजवाइस माने हैप्पी, अगर उसके जहाँ पनाह खुश हैं, इन बीइंग अ मेलन, एक तरबूज बन करके, दैट्स ओके विद अस, तो हमारे लिए ठीक है। हमें क्या चाहिए, राजा हमारे मोबाइल हो, चाहे राजा हमारे मेलन हो, राजा तो है ना, हमारे राजा चाहते हैं कि वो मेलन के रूप में रहें स्थापित, तो हमारे लिए ओके है। फॉर हु आर वी टू से, क्योंकि हम कौन होते हैं कहने के लिए, हु आर वी, हम कौन होते हैं टू से, कहने के लिए, हम क्यों कहें, या हम क्यों कौन होते हैं कहने के लिए कि हम मेलन को राजा नहीं बनाएंगे। मेलन राजा है तो राजा है, क्योंकि राजा के रूप में मेलन है, मेलन के रूप में राजा नहीं है। What he should be as long as he leaves us in peace and liberty. What he should be, कुछ भी रहे वो, क्या मतलब है, जितना समय तक रहना चाहे, बस वो हमें पीस एंड लिबर्टी में रहने दे। कौन होते हैं हम कहने वाले, जब वो बंदा हमें लीव्स अस, छोड़ दिया है, पीस एंड लिबर्टी, अब हम शांत होकर रहते हैं, स्वतंत्र होकर रहते हैं। तो जब हमारे राजा ने हमें आज़ादी दे दी है खुलेआम जीने की, तो जब तक हम खुलेआम जी रहे हैं तो हमें क्यों परेशानी होने वाली है। हम तो परेशानी तब मोल लेते, या हम तब विद्रोह करते, बगावत करते मेलन के खिलाफ, जब हमें कोई परेशानी होती, जब वो कुछ कहता नहीं हमसे, हम बड़े पीस में रहते हैं, बड़े लिबर्टी में रहते हैं, खुलेआम रहते हैं, तो हम कौन होते हैं कहने के लिए, ये क्वेश्चन मार्क है। द प्रिंसिपल्स ऑफ लेजेस फेयर, लेजेस फेयर का मतलब होता है, पहले बता दूं, ये फ्रेंच आपका टर्म्स है, और इसका मतलब होता है एक ऐसी पॉलिसी जिसमें लोगों को फ्री जीवन जीने की आदेश दी जाए, वो बिना गवर्नमेंट के कंट्रोल के। पुलिस नहीं होगा, आर्मी नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, आपको कोई राजा कोई शासन नहीं होगा, आपको फ्री जो मन करे वो करो, आप लूटपाट करो, खून खराबा करो, कुछ भी करो, फ्री। तो ऐसे फ्री पॉलिसी को कहते हैं लेजेस फेयर, यानी ये है फ्रेंच वर्ड टर्म। तो जो सिद्धांत है ना फ्री में लोगों को जीने का, seem to be well established here, वो यहाँ बड़ा established प्रतीत हो रहा है, बहुत अच्छे तरीके से स्थापित है यहाँ पे। तो सब शांत हैं, सब अच्छे हैं, हम क्यों जाए कहने के लिए कि मेलन राजा है, राजा मेलन है, क्या मतलब है जब हम यहाँ पे खुलेआम जी खा रहे हैं। तो ये seem to जो है वो यहाँ होना चाहिए था इस लाइन में, seem to be well established here। तो ये जो पॉलिसी है हमारे यहाँ बड़े अच्छे तरीके से व्यवस्थित है, सुदृढ़ तरीके से इस्टेब्लिश्ड है, इसलिए हम क्यों सोचें, क्यों कहें कि हमारा राजा मेलन है या कोई और है।
तो इस तरीके से पोएम खत्म होती है। चलते हैं कुछ बुक के क्वेश्चन आंसर्स के बारे में बात करें। ये टेक्स्ट बुक का आंसर है, सोल्यूशन है। फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आसानी होगी आपको लिखने में। ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर है, ये थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है, ये फिफ्थ का है जो आपको खुद करनी है। ठीक है, ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है जो मैंने रखी है आपके लिए, एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर है जो इंपॉर्टेंट है। आशा है आपको पसंद आएगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन, ये है थर्ड क्वेश्चन केवल थर्ड क्वेश्चन। दे डिड के बाद फुल स्टॉप, इसको छूट गया। तो ये तीसरा क्वेश्चन, सिर्फ इतने ही है। आशा आपको ये सॉल्यूशंस और आपके क्वेश्चन आंसर एक्स्ट्रा और ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी तो आप लाइक का बटन जरूर प्रेस करिएगा। नहीं आई होगी तब भी कर दीजिएगा यार, करने में क्या जाता है। और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सुझाव दीजिएगा। कोई सुझाव, कोई सलाह, कोई परेशानी होगी, कोई दिक्कत तकलीफ होगी तो भी शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों के साथ, क्योंकि कहते हैं ना, शेयरिंग इज केयरिंग, केयरिंग इज शेयरिंग। अगर आप किसी की परवाह करते हो उसके साथ शेयर किया करो। खाना पानी, दाना पानी सब कुछ शेयर करते हो, नॉलेज भी शेयर करो, ये वीडियो भी शेयर कर देना। सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर आप पहली बार आए हो, और घंटा जरूर बजा देना। पूजा करना बड़ा अच्छा लगता है घंटी बजा करके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।